गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है। इसमें से कुछ टॉपिक हट चुके हैं, आप अपना सिलेबस देख लें। और जो टॉपिक हैं जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल या चोल वंशीय भारत, दक्षिण भारत, उसकी कला, साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य कला, यहाँ तक आपका ये अध्याय है। तो हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने अशोक द ग्रेट या ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार पुनः रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम अशोक के धम्म के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो अशोक का शासन है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। करीब 4 वर्ष बाद उसने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक बहुत रक्त पिपासु और चंडाशोक माना जाता है था। उसने अपने, ऐसा कहा जाता है कि जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में उसे विभत्स बताया गया है। उसमें कहा गया कि जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले, जैन धर्म को नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले अशोक था वो बर्बर था, हिंसक था। और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। और इस 4 वर्ष में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष के बाद वह 269 ईसा पूर्व में अपने सिंहासन पर बैठा था। अशोक के जितने भी अभिलेख है उसमें उसको ज़्यादातर अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उसका नाम मिलता है, या राजा के नाम से उसे संबोधित किया गया है। लेकिन जो मास्की और गुजरा, जो मैंने आपको कल लिखाए भी थे, मास्की और गुजरा अभिलेख में उसके लिए अशोक शब्द का प्रयोग मिलता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 7वें वर्ष अशोक ने कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की थी और इन क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अभिलेख, शिलालेख, गुहा अभिलेख, स्तंभ, स्तूप, चैत्य विहार, जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, जिसकी गिनती इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में, देदीप्यमान राजाओं में होती है। मानो जैसे कि आकाश मंडल में जितने लाखों करोड़ों तारे हैं उसमें जैसे सूर्य के समान देदीप्यमान अशोक की गिनती भारत के सबसे महानतम राजाओं में की जाती है। उसका साम्राज्य कहाँ तक था बेटा? उत्तर पश्चिम सीमा उसकी कहाँ से थी? अफगानिस्तान यानी गंधार या कंधार का क्षेत्र, दक्षिण में कर्नाटक, यहाँ से वो चोल साम्राज्य शुरू होता है, पश्चिम में काठियावाड़ जो गुजरात में है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उसका साम्राज्य है वो फैला हुआ था। कलहण में, जिसने राजतरंगिणी लिखी है, कलहण के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर, जो राजधानी है वर्तमान में श्रीनगर, और नेपाल में ललितपुरम या ललित पतन नामक नगर है वो बसाए थे। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से एक नई दिशा दी, एक नई रोशनी दी। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उसका धम्म सिद्धांत, उसका धम्म, अशोक का धर्म कोई एक विशेष धर्म या बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक धर्म या नैतिक मान्यता और सिद्धांतों की एक आचार संहिता थी। ये अशोक का धम्म जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। अशोक का धम्म, धम्म शब्द है वो पाली भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धर्म। ये धर्म विशेष न होकर एक नैतिक नियम और मान्यताओं का संग्रह था। उसकी तत्कालीन समय के लिए उपयुक्त थी। आज भी अशोक का धम्म है वो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सर्वयुगी है। अशोक किसी एक देश की या भारत की धरोहर नहीं है, पूरी संपूर्ण मानव जाति की एक धरोहर है। उसने ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में अशोक को हमेशा महान शासक के रूप में माना जाता है। अशोक ने, सम्राट अशोक ने या श्री अशोक ने अपने पितृवत सिद्धांत का शासन का आधार बनाया। जनता को अपने पुत्र के समान, जनता को अपने बच्चों के समान माना और स्वयं को एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा के साथ व्यवहार किया। उसने लोक कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने सार्वजनिक निर्माण कार्य, कौटिल्य के लोक आदर्श के जो सिद्धांत थे उसको आत्मसात किया। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक के समय तक कौटिल्य था वो जीवित था। अशोक का जो कौटिल्य के जो बाद में पौत्र था वो बाद में अशोक का प्रमुख प्रधानमंत्री बना था। तो कौटिल्य की मृत्यु हो चुकी थी। जो कौटिल्य के जो लोक कल्याण के व्यवहार के जो सिद्धांत हैं उससे हमें वो सिद्धांत हैं वो हमें अशोक के धम्म सिद्धांत में दिखाई देते हैं। इसके अलावा दीपवंश और महावंश, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, इसके अलावा अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख है, स्तंभाभिलेख है, गुहा अभिलेख है, उससे हमें उसके लोक कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसने लोक कल्याण के आदर्शों को अपनाया था। उसने खेती में सुधार के लिए नहरें निकाली, सिंचाई के लिए व्यवस्थित किया। उसने सार्वजनिक निर्माण कराए, कुएं, नहरों, सड़कों, बागों, बगीचों, उद्यानों, पेड़ों, सरायों, जलाशयों का निर्माण करवाया था। उसने रोजगार में सुधार किया, आर्थिक और आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार किया और राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया, जो आज भी उसके सिद्धांत है वो अधिक व्यापक हैं, प्रासंगिक हैं। अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक ने, ये पॉइंट नंबर 1 है, सम्राट अशोक ने धम्म या नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा, प्रजा और नौकरशाही हेतु एक आचार संहिता तैयार की। सम्राट अशोक ने धम्म सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उसने राजा के लिए, जनता के लिए, नौकरशाही के लिए, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, उच्चस्थ अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता तैयार की। नंबर 2, उसने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता और विकास को बढ़ावा दिया, जिससे कि अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई। सम्राट अशोक ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता और विकास को बढ़ावा दिया और अंतर संबंधों को मजबूत किया। अशोक का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र निर्माण करना था। तीसरा पॉइंट, अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने अपनी प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया। प्रजा के साथ उसका संबंध था वो प्रत्यक्ष था। अशोक ने प्रजा हित के लिए अनेक धम्म यात्राएं की और प्रतिवेदकों आदि के माध्यम से जो धम्म महामात्र होते थे उनकी नियुक्ति की। जो जनता में धार्मिक, नैतिक या जो नैतिक मान्यता या धार्मिक सिद्धांत थे, प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे सिद्धांत थे, उनको प्रचारित करते थे। भौतिक रूप से यदि हम भौतिक दृष्टि से देखें तो भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए उसने समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको गतिविधियों को प्रदान किया। अशोक ने खेती क्षेत्र में उसने कृषि क्षेत्र का विस्तार किया और युद्ध बंदियों आदि को वनों और खानों में लगा दिया। युद्ध बंदियों को वनों और खानों के काम में लगा दिया। वे एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने प्रजा को आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। उसने उत्पादन, प्रोडक्शन कैसे बढ़े, कारखाने, फैक्ट्रियाँ या जो उस समय के काल के जो निगम थे, संस्थाएं थी, उसको उसने मजबूत किया। तो प्रजा की केवल आध्यात्मिक उत्थान से या सांस्कृतिक उत्थान से कुछ नहीं होने वाला था। तो आर्थिक उत्थान जब तक नहीं होगा तब तक जनता है वो जागृत नहीं होगी। अशोक ने ग्रामीण विकास के ध्यान दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 ऐसा कहा जाता है स्तूप बनवाए थे। 84,000 स्तूपों का निर्माण, जिसमें सांची, सारनाथ, बोध गया, भरहुत, अमरावती के स्तूप है वो प्रसिद्ध है। राजस्व का पुनर्वितरण, सार्वजनिक हित और जनता के मनोरंजन के लिए कार्य किया और अर्थव्यवस्था को उसने तीव्रता प्रदान की। इन कार्यों के फलस्वरूप आम जनता की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हुई। जैसा माना जाता है
कि अशोक ने अपनी विदेशी नीति को समसामयिक, जो उस समय के लिए अनुकूल थी, वैसी उसने अपनी विदेशी नीति को अपनाया तथा जो विदेशी शासक थे, पड़ोसी राज्यों के शासक थे, उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे, अपने राजनीतिकों को, धर्म प्रचारकों को भेजा और अंतर संबंधों की स्थापना की। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। तो अशोक ने पूरे दुनिया को धार्मिक सहिष्णुता, न केवल अपना धर्म बल्कि सभी धर्मों का समान आदर, सभी धर्मों का समान महत्व और आदर प्रदान करने पर बल दिया अशोक ने। और जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा, बलपूर्वक नहीं थोपा, क्योंकि अशोक का धर्म कोई राजकीय धर्म या बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक धर्म और सिद्धांत थे। एक धर्म, एक धार्मिक मान्यता या सिद्धांत न होकर लोक नीति, लोक व्यवहार, नैतिक सिद्धांत थे। एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारत का एकीकरण अशोक ने किया। तो ये अशोक के 5 सिद्धांत हैं। उसने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता और दंड संहिता का क्रियान्वयन करके सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की थी। तो ये 5वां पॉइंट है। एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का अनुसरण किया। उसने भारतवर्ष का एकीकरण किया, पूरे भारत को राजनीतिक इकाई में बदला, पाली भाषा को जनता की भाषा बनाया। समान नागरिक संहिता, जिसे हम कहते हैं सिविल कोड या यूनिवर्सल सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, दंड व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली को उसने लागू किया। सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। उसने विभिन्न धर्मों, उस समय मुख्य रूप से भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म था, तो विभिन्न धर्मों के बीच उसने सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, राज्य की प्रगति हेतु नितांत आवश्यक थे। तो ये उसके प्रमुख सिद्धांत थे। ये 6ठा सिद्धांत है उसका, ये 6ठा सिद्धांत है बेटा। तो विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों, संप्रदायों, जातियों, उपजातियों, जैन, बौद्ध, वैदिक, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो राज्य की प्रगति, राज्य की उन्नति, राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक था। अशोक के बारे में उसके शिलालेखों में जैसा वर्णन आता है, अशोक ने अपने अभिषेक की, यानी कि उसका अभिषेक कब माना जाता है? 269 ईसा पूर्व में। उसके 8वें वर्ष, यानी कि हम ईसा पूर्व में उल्टा चलते हैं, तो 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा है, वो शासन कर रहा था। उस समय कलिंग की राजधानी तोशाली थी। अशोक संपूर्ण भारत को जीत चुका था और एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। अतः कलिंग अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध होने के लिए इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य का केंद्र भी था। और कलिंग था वो एक ऐसा क्षेत्र था जिसे अशोक ने जीता नहीं था, तो समुद्र के किनारे था, व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, विदेशी व्यापार का केंद्र था, इसलिए इसका अत्यंत महत्व था। कलिंग युद्ध भीषण हुआ। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख लोग हैं वो बंदी बना लिए या घायल हो गए। इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन हमेशा के लिए द्रवित हो गया और उसने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का निश्चय किया और भविष्य में युद्ध नीति को त्यागने की घोषणा कर दी। अब अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष या धर्म घोष को अपनाया था। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने, ये सब शासक कमजोर थे। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसकी हत्या उसके मंत्री और सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी गई थी और एक नए वंश की नींव रखी गई थी। तो कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग हैं वो घायल या बंदी बनाए गए। तो इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया
और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करने का या धर्म से जीतने का निर्णय किया। तलवार की नोक पर जीतने के बजाय उसने धर्म के बल पर लोगों को जीतने का निश्चय किया। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी थे, वो कमजोर थे, निर्बल थे, दुर्बल थे। अशोक के बाद उसके अन्य जो हमें मौर्यकालीन स्रोत मिलते हैं उसमें उसके उत्तराधिकारी जालोक आता है, कुणाल आता है, दशरथ आता है, संप्रीति आती है। ये सारे उत्तराधिकारी बेहद कमजोर साबित हुए। मौर्य साम्राज्य था वो संकुचित होता गया था और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ तो इतना कमजोर था कि उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी सभी लोगों के सामने उपस्थिति में उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली जिसे हम शुंग वंश कहते हैं या शुंग वंश के नाम से उसे जाना जाता है। तो अशोक का शासन, अशोक का धम्म सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक का धम्म, यहाँ पर आपके इसके प्रमुख सिद्धांत भी आएंगे। ऐसे मैंने आपको पॉइंट में समझा दिया, 6 पॉइंट बताए हैं। तो कलिंग पर 261 ईसा पूर्व उसने हमला किया था, अपने शासन के 8वें वर्ष किया था। तिगुम्पा विलेख जो खारवेल का है उससे हमें कलिंग के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग की राजधानी तोसाली थी। कलिंग था वो समुद्र के पास स्थित होने के कारण विदेशी व्यापार, आर्थिक साम्राज्य और हाथियों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ये मौर्यों की नज़र में चढ़ा हुआ था। तो अशोक ने इस युद्ध में जो भयंकर विनाश हुआ उसके कारण अशोक ने भीषण नंग संहार से द्रवित होकर हमेशा के लिए तलवार को पटक दिया और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का निश्चय किया, यानी तलवार के बल पर विजय करने की बजाय धर्म पर विजय प्राप्त करने, धर्म से विजय प्राप्त करने का उसने निर्णय किया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और एक नई वंश शुंग वंश की नींव है वो डाली गई है। शुंग वंश है वो स्थापित हुआ। कल हम अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के धम्म सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है उसको आपको समझना है, याद करना है। हो सके तो जो 6 पॉइंट लिखा है उनको याद करना है, लिखना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।